Good morning, students. Welcome to the last lecture of your history, chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. Now, today we are going to discuss how people visualize the nation at that time, how this identity of nation was imprinted in the minds of the citizens of those nation states. And the second part, we will try to understand what is the relation between nationalism and imperialism at that time. So, we'll start with the first topic, that is visualizing the nation. Now, this word visualize, what is the meaning of visualize? Visualize means creating a picture of something in your mind. It is a kind of कल्पना करना, हिंदी में बोलते हैं कल्पना करना, विचार करना किसी चीज़ पे. So that is visualize. So making a mental image of something. Now, which image they have to create in their mind? The image of a nation, है ना, उस राष्ट्र की एक कल्पना करनी है उनको. तो how they did this, how they visualize this is what we are going to understand. So I'll read from the book, page number 23, visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Now, if you want to give the identity of a king of any state, most commonly done thing was कि उनका एक पोर्ट्रेट, उनका एक पिक्चर बना के जगह जगह लगा दें या उनकी स्टैचू बना के मेन चौराहे पे लगा दें, तो ये पता चल जाता है कि भाई ये राजा हैं उस जगह के. लेकिन अगर इस देश को विजुअलाइज़ करना है, इस नेशन को विजुअलाइज़ करना है, तो क्या उसका फेस, उसका चेहरा है, कैसे करेंगे उसको विजुअलाइज़? सो इसको करने के लिए आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन. तो जो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक तरीका निकाला. वो क्या किए, वो राष्ट्र को पर्सोनिफाई किए. पर्सोनिफाई का मतलब है गिव ह्यूमन फॉर्म टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना. किसी अमूर्त आइडिया का यानी भावना को एक पर्सन का फॉर्म दे दें, या किसी जानवर का फॉर्म दे देते, जैसे हम, है ना, हम अपने भगवानों को कैसे, गणेश जी को हम पर्सोनिफाई करते हैं एज एन एलिफेंट. So this is a personification of the god into elephant. And there are many other examples in Hinduism. So this is called personification. Personification to give human form to some abstract idea. Abstract का मतलब क्या होता है? Abstract का मतलब होता है जो अमूर्त है, जो टेंजिबल नहीं है, जिसको हम देख छू नहीं सकते, है ना, अमूर्त. सो जैसे कि भावनाएं हो सकती हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, है ना. ब्रेवरी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं. दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. तो इसको जब हम एक ह्यूमन फॉर्म दे देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. सो इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वेर अ पर्सन. तो अगर दूसरी भाषा में बोला जाए कि हमने देश को ऐसा दिखाया जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है या औरत है ना, उसको इस तरीके से हम दिखा रहे हैं. नेशंस वेर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. तो मोस्ट कॉमनली देश को हम एक फीमेल फिगर से ही रिप्रेजेंट करते थे उस ज़माने में. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. तो हम किसी जो महिला का रूप दे रहे हैं नेशन को, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक रियल में एग्जिस्टिंग कोई महिला है जिसको हम देश का रूप दे रहे हैं. दैट इज़ नॉट द केस. व्हाट वी आर ट्राइंग टू, हम अपने आइडिया से एक विमेन फॉर्म को हम देश का रूप दे रहे हैं. सो दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो कि अमूर्त रूप है नेशन का, उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म जिसको देख सकें और रिलेट कर सकें, दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस. सो दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी of the nation. Now, allegory or allegory, both are right, the pronunciation is right. What is allegory? So, in new words it is given when an abstract idea, for instance greed, envy, freedom or liberty,
is expressed through a person or a thing, it is called allegory. When abstract idea is expressed through a person or a thing, it is called allegory. So allegory यानी एक वही personification का दूसरा रूप allegory है, जब हम एक किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जो अमूर्त आइडिया है या जो भावनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रीड लालच, एनवी ईर्ष्या, है ना, फ्रीडम स्वतंत्रता, लिबर्टी आज़ादी, इनको जब किसी पर्सन का रूप दे देते हैं या थिंग का रूप दे देते हैं तो उस थिंग को या उस पर्सन को एलेगरी बोला जाता है. एन एलेगरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक. तो जो एलेगरिकल कहानी होती है उसके दो मीनिंग होता है, एक जो लिटरल है जो कहानी में शब्दशः लिखा है, और दूसरा सिम्बॉलिक, एक चिन्ह के रूप में उसकी गणना होती है. तो हम इस एलेगरी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि व्हाट इज एलेगरी, और उसको रिलेट करेंगे हम अपने देश से. यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एस लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय जो फीमेल एलेगरी थी उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता जैसे कि लिबर्टी या जस्टिस न्याय, या फिर रिपब्लिक वो गणतंत्र, उसको दिखाने के लिए हम वो फीमेल एलेगरीज का यूज़ करते थे. दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स. तो कुछ खास ऑब्जेक्ट्स या सिम्बल्स के थ्रू इस आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता था. एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन. हाँ, जैसा अगर आप पिछले साल जो पढ़े थे उस पर याद करेंगे तो लिबर्टी, हाँ, स्वतंत्रता आज़ादी का सिंबल क्या था? रेड कैप था, रेड कैप, या फिर ब्रोकन चेन, टूटा हुआ चेन ये. वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंडफोल्ड वुमन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल. तो न्याय को जब जनरली आप फिल्मों में या कई बार सीरियल्स में देखते हैं तो कोई कोर्ट का सीन होता है तो वहाँ पे एक मूर्ति, एक औरत की मूर्ति दिखाई जाती है जो ब्लाइंड फोल्ड है, जिसके आँख में पट्टी बंधी है और हाथ में क्या है, एक तराजू है और एक हाथ में किताब है. तो हाथ में तराजू, ये वेइंग स्केल. सो दिस इज़ द एलेगरी ऑफ जस्टिस. तो एक तरीके से हम उसको जस्टिस को हम वहाँ पे एक मूर्त रूप दे रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ एलेगरी. सो सिमिलरली द एलेगरी ऑफ नेशंस, है ना, फ्रेंच पीपल दे हैड एलेगरी of their nation. German people also had their allegory of nation. So similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was christened Marianne. Christian यानी नाम रखना, है ना. तो फ्रांस में उसका नाम क्या रखा गया था? Marianne. So Marianne is the French allegory for the nation. So why Marianne? Marianne नाम क्यों रखा गया था? It was the most popular French name, Christian name था वहाँ पे फ्रांस में, इसलिए इसका नाम Marianne रखा गया था. So in France, she was Christian Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of the people's nation. तो people's nation, लोगों का देश, उसको रिलेट करने के लिए इनका नाम Marianne रखा गया था. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. तो उनके जो खास जो पहचान थी वो ये आइडिया थी लिबर्टी की और रिपब्लिक की, उससे उनको बनाया गया था. क्या थे वो कैरेक्टरिस्टिक? द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड. सो ये जो ये खास पहचान थी, रेड कैप थे, ट्राई कलर थी, उनके जो लवादा था, है ना. यू कैन सी इन फिगर 16 देयर इज अ कॉइन इन विच there is a postage stamp of 1850 in which Marianne has been represented as a Republic of France. So what they used to do, they used to erect statues at many places in public squares to remind people about the national identity. So statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. है ना. तो उनको ये विश्वास दिला के कि भाई यही हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, प्लीज़ प्राइड ऑन इट, इस पर गर्व करो और इसकी रक्षा करो. दिस इज़ हाउ द नेशनलिस्ट फीलिंग वाज डेवलप्ड इन द पीपल ऑन इनसाइड द पीपल ऑफ द फ्रांस. सो मैरियन इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. तो मैरियन के इमेज सिक्कों में, स्टैम्प्स में उनको बनाया जाता था.
Similarly, Germania became the allegory of the German nations. तो German allegory for nation का नाम था Germania. So in figure 17 you can see the Germania, the allegory of German nation. In visual representations, Germania wears a crown of oak leaves. तो जब इनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जब इनको चित्र बनाया जाता था या स्टैचू बनाया जाता था, तो इसमें खास बात थी कि वो एक ताज पहनती थी, एक क्राउन पहनती थी, वो बना होता था ओक लीव्स से। अब ओक लीव्स से क्यों बना हुआ था? क्योंकि जर्मन से मानते थे कि ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, बहादुरी की निशानी है ओक, इसलिए शी यूज टू वेयर ओक crown. So if you go into the next page, you will identify in the French allegories we have already studied last year. We will study the German allegories, their symbols and meaning. So in figure number 18, in the top figure, you can find the symbols of German allegory. Like what you see is broken chain. Broken chain, what is the meaning of broken chain? Being freed, यानी आज़ादी की निशानी है broken chain. Then breast plate with eagle, एक कवच है breast plate और उसमें eagle बना हुआ है. So this is the symbol of German Empire. जर्मन साम्राज्य का ये सिंबल था. और दूसरा सिंबल है ये स्ट्रेंथ का, ताकत का. देन क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यू कैन सी क्राउन ऑफ ओक लीव्स भी हैं इसमें. सो दैट इज सिंबल ऑफ हेरोइज्म. देन सोर्ड, यू कैन सी दिस सोर्ड ऑल्सो, दैट इज रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार, रेडीनेस टू फाइट. देन ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, और व्हाट यू कैन सी, जो तलवार है उससे ऑलिव के ब्रांच उससे लिपटे हुए हैं. नाउ ऑलिव इज द सिंबल ऑफ पीस, ऑलिव इज द सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति की निशानी है. तो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार तो हैं, साथ ही साथ विलिंगनेस टू मेक पीस, है ना, शांति करने के लिए भी हमेशा सदैव तत्पर रहें, ये भी उनकी एलेगरी थी. देन यू कैन फाइंड ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, जो झंडा है जिसका कलर है ब्लैक, रेड एंड येलो, गोल्डन. सो दिस वॉज द फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, 1848 तक ये जो फ्लैग था, दिस वॉज द फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, ताकि सारे जर्मन 39 जो जर्मन कन्फेडरेशन है उनको मिला के जब हम अपने एक राष्ट्रीय झंडा बनाएंगे तो ये रहेगा, ये था. लेकिन इनको वहाँ के जो दूसरे साम्राज्यवादी लोग थे या राजा थे या ड्यूक्स थे, इन्होंने इसको बैन करके रखा था. Then third, you can, in the background you will find rays of the rising sun. So this is the symbol of beginning of a new era, एक नए era की का उदय है, ये नया दिन आने वाला है, नया समय आने वाला है. This was the symbol of that. Now in the below picture you will find that there is a fallen Germania, and this was painted by Julius Hubner in 1850. Now this 1850, what happened in 1848 was this liberal nationalists were defeated very badly by the imperial, monarchical and military power. So what they are now, what Julius Hubner is trying to paint is that this German nation has been defeated and she is very sad lying on the ground. So this is how the painter has depicted the fall of Germania. In the next figure, in figure 19, you will see Germania guarding the Rhine. Rhine is a river, and the Rhine is a river, and Rhine is an area which belongs to Germany. Here in 1860, the artist Lorenz Classen, he was given an assignment to paint this image, and in the sword which Germania is holding is written, "The German sword protects the German Rhine," यानी जर्मन तलवार जर्मन राइन की सुरक्षा करती है. दिस इज हाउ दे यूज टू एक्चुअली डिपिक्ट नेशन थ्रू एलेगोरिकल फॉर्म, द विमेन फॉर्म. ओके, तो इसको हम को रिलेट करते हैं अपने देश से. अगर मैंने बोला था कि हम अपने आप देश से, हम जब आज़ादी की हमारी लड़ाई चल रही थी, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और 1900s में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी हमारे देश में भी थे, क्रांतिकारी हमारे भी देश में थे, है ना. अब जैसे कि आप
बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम आप जानते हैं। तो वो लोग भी ये आइडिया थ्रू पिक्चर्स, थ्रू पेपर्स, थ्रू स्टैचूज फैलाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए या और भी खुदीराम बोस हो गए, ये सब रिवोल्यूशनरीज, उनको इकट्ठा करना है, एक सोच रखनी है। तो हमारा एलेगरी उसका हम बोलते हैं भारत माता, है ना। हम आगे भी पढ़ेंगे। हम भारत माता एक मूर्त रूप था हमारे देश का। उस समय हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नॉट अ सिंगल नेशन स्टेट। वो नेशन स्टेट नहीं था, इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 500 किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो वहाँ पे उस समय लोगों में ये भावना कि भाई हमको इकट्ठा होना है, आज़ाद होंगे भी तो एक देश के तौर पे आज़ाद होंगे, ना कि अलग अलग राज्यों के तौर पे आज़ाद होंगे। तो इसको भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वी यूज़ टू हैव आवर ओन एलेगरी, भारत माता। सो नाउ यू कैन रिलेट व्हाट एलेगरी इज। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म हिंदी में उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद. अब साम्राज्यवाद यानी क्या होता है कि जैसे कि अब हम ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम उनके राज के अंदर थे, इस साम्राज्यवादी ताकत के राज के अंदर थे. व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम. ये पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स पुअर एंड वीक कंट्री. ये एक पॉलिटिकल, एक तरीका राजनीतिक सिस्टम है जिसमें जो ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा वेल्दी है वो कंट्री क्या करता है, जो देश कम पावरफुल हैं और जो पुअर हैं उनको डोमिनेट करके वहाँ के लोगों को और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं. सो दिस पॉलिटिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज्म. साम्राज्यवाद ज़्यादातर यूरोप के देशों ने इसको फैलाया था, लाइक ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस. दे वर imperial powers at that time. So what is the relation between nationalism and imperialism? Will understood first by the example of Balkan tensions, and then whatever happened after that, and it gave rise to many bloody wars. This we need to understand in this section. So by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. तो जैसे जैसे 19वीं शताब्दी ख़त्म होने वाली थी, आखिरी जब आ गया था, तो ये जो आइडियलिस्टिक आदर्शवादी आइडिया थे, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, जो भावनाएं थीं, वो ज़्यादा दिन तक उसको और प्रोपोगेट नहीं किए और ये बस एक संकीर्ण सोच, एक संकीर्ण पथ बन गया, है ना, नैरो क्रीड. और जिसका जो एंड था वो नैरो लिमिटेड एंड से ज़्यादा चीज़ अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें अचीव करने के लिए. ब्रॉडर सेंस में वो क्या हो गए थे, दे वर एक्चुअली अंडर मोनार्कियल और ऑटोक्रेटिक रूल, एंड द विश ऑफ द मोनार्क और द ऑटोक्रेटिक लीडर वॉज more than what the nationalist thought of democracy, equality और self rule. इससे आगे बढ़ गया था. So during this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go on war. Now इनके जो nationalist group थे उनके बीच में भी आपसी मतभेद हो गया और वो हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते थे. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialistic aims. तो जो बड़े बड़े ताकत थे, यूरोपियन ताकत थे, वो क्या करने लगे, ये जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे उनके जो सब्जेक्ट लोग, उनके जो प्रजा के, उनके साथ वो खिलवाड़ करने लगे और अपना फ़ायदा देखने के लिए उनको फूट डालो राज करो जैसा जो होता था अंग्रेज़ों का, वो मैनिपुलेट करने लगे लोगों को. इसका सबसे सीरियस केस है बाल्कन. सो द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स. सो ये बाल्कन्स क्या है, जो ईस्ट यूरोपियन एरिया है, यानी यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट एरिया है उसको बाल्कन एरियाज बोलते हैं. तो यहाँ पे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन था. उसके कारण अभी हम जानेंगे व्हाई इट वाज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाल्कन जो रीजन है वो क्या है और कौन लोग रहते हैं वहाँ पे, उसको समझते हैं. सो द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन
कम जो बाल्कन एरिया था इट हैड वाइड रेंज ऑफ जियोग्राफिकल वेरिएशन, यानी पहाड़, नदी और यानी अलग अलग टाइप के वहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन था। साथ ही साथ एथनिक वेरिएशंस भी था। वहाँ के जो लोग रहते थे वो विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और उनका एक पूरा टोटल एक ग्रुप था जिसको वो लोग बोलते थे स्लाव्स। उनका एक खास नाम था स्लाव्स। सो द बाल्कन वॉज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। आज के दिन का अगर हम देखें कि बाल्कन एरियाज आज के डे में कौन कौन से एरिया को बाल्कन एरियाज बोलते हैं। मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। यहाँ के जो लोग रहते थे इनहेबिटेंट्स, उनको टुगेदर दे वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। उनको क्या बोलते थे? स्लाव्स बोलते थे। तो आपने कुछ देशों के, पुराने देशों के शायद नाम सुने होंगे, है ना, युगोस्लाविया या चेकोस्लोवाकिया, या ये सब जो देश थे वो बाद में देश एक इकट्ठा करके ज़बरदस्ती एक देश बनाया गया उनको, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो एक देश नहीं रहे। वो हम पढ़ेंगे कैसे नहीं रहे। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। तो इनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर थे। टर्की, जो आज का मॉडर्न डे टर्की है, वहाँ के जो बादशाह लोग थे वो इस एरिया पे कब्ज़ा करके रहते थे, वो उस पर राज करते थे। सो अगेन दैट ऑटोमन एम्पायर वाज एन इम्पीरियलिस्टिक एम्पायर। वो मैंने अभी बताया इम्पीरियल क्या होता है। इम्पीरियल्स, द मोर पावरफुल कंट्री, मोर रिच कंट्री कंट्रोल्स द लेस पावरफुल और poor country. So the Ottoman Empire was controlling all these areas, all these areas. So a large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of Ottoman Empire, made this region very explosive. तो ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी में जो रोमांटिसिज्म या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये तो इनके पास पहुंचा ही पहुंचा, इन पे ये आइडियाज़ मिले ही मिले, लेकिन साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर समय के साथ में धीरे धीरे कमज़ोर भी होता गया। और इसके कारण में क्या हो गया, ये जो स्थिति इस जगह की हो गई वो बड़ी विस्फोटक हो गई। क्यों विस्फोटक हो गई? कि बिकॉज दे वांटेड फ्रीडम, ऑल ऑफ दिस पीपल वांटेड फ्रीडम, बट नॉट एज ए सिंगल कंट्री। एक नेशन की तरह ये फ्रीडम नहीं चाहते थे। All through the 19th century, that Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with a very little success। तो टोटल 19th सेंचुरी में ये कमज़ोर ऑटोमन एम्पायर को कोशिश कर रही थी कि इनको मॉडर्नाइज़ करें और नए नए सुधार लाएं ताकि ये हमारे साथ ही रहें, लेकिन ये हुआ नहीं। वन बाय वन its European subject nationalities broke away from its control and declared independence। तो एक एक करके जो इनके यूरोपियन प्रजा थी, ये नेशनैलिटीज़ थी, प्रजा देश, वो एक एक करके वो उनसे टूटते गई और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते गई। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट and but had subsequently been subjugated by foreign powers। तो इनकी सोच क्या थी, ये इंडिपेंडेंस की, क्यों इंडिपेंडेंस चाहते थे या क्यों राजनीतिक अधिकार चाहते थे? बिकॉज वो अपने हिस्ट्री को देखते थे। एक समय पे वो लोग आज़ाद थे, उनका कल्चर अलग था और उनको ज़बरदस्ती सबजुगेट किया गया, उनको गुलाम बनाया गया ये फॉरेन पावर्स के कारण, इसलिए वो आज़ाद होना चाहते थे। Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as an attempt to win back their long lost इंडिपेंडेंस। इसलिए जो ये विद्रोही नेशनैलिटीज़ थी, रिबेलियस नेशनैलिटीज़ थी, उनकी सोच क्या थी, ये हम ये संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना जो पुराना जो स्वतंत्रता है वो है लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, उसको हमको वापस चाहिए, हमको वापस लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये लोग एक देश नहीं थे, डिफरेंट एथनिसिटी थी और डिफरेंट एथनिसिटी थी। तो इनके साथ में प्रॉब्लम ये था कि दे यूजुअली हेटेड ईच अदर, एक दूसरे से नफ़रत करते थे, ईर्ष्या करते थे, दे वर जेलस ऑफ ईच अदर
एंड दैट इज़ वाई द रीजन बिकेम वेरी एक्सप्लोजिव. इसका एक्सप्लॉयटेशन इंपीरियल पावर करने लगी. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब जैसे जैसे ये अपने अपने आइडेंटिटी पहचान बताने लगे, नेशनलिटीज़ ये अपने आप को असर्ट करने लगे और अपने इंडिपेंडेंस मांगने लगे, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया, बाल्कन एरिया बिकम वेरी एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. वहाँ बहुत सारे युद्ध, लड़ाइयाँ होने लगी. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others. As I told you, they hated each other and they were jealous of each other. So what they tried to do, they wanted to dominate other party. वो उनसे ज़्यादा उनके हिस्से को कब्जा करने की कोशिश करने लगे, इसलिए युद्ध होने लगे. वो हिस्टोरिकल क्लेम करने लगे कि ये एरिया हमारा था, इसमें हमारा हक है, और ये लड़ाइयाँ और बढ़ने लगी. और इसका फ़ायदा वहाँ के बिग यूरोपियन जो इंपीरियल पावर्स थे वो उठाने लगे. द बिग यूरोपियन इंपीरियल पावर्स उस टाइम पे कौन से थे? रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस. ये लोग वही फूट डालो राज करो वाला काम करने लगे. सो matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. So ये बड़े बड़े इंपीरियल पावर क्यों यहाँ पे अपना प्रभाव करना चाहते थे? सबसे पहला तो इंपीरियल पावर सबसे पहला जो प्रायोरिटी देते थे वो ट्रेड, व्यापार, और दूसरा कॉलोनीज़ बना लें, उसको हम कब्ज़ा कर लें, उसको अपनी कॉलोनी बना लें. थर्ड, वहाँ ये जो है बहुत सारे एरिया जो है समुद्र के किनारे थे, तो नेवल एंड मिलिट्री बेस वहाँ बनाना चाहते थे. अपना पकड़ बनाने, ज़्यादा मजबूत करने के लिए वहाँ पे नेवल बेस बनाना चाहते थे, मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे. सो दे इंटरफियर्ड विद देयर इंटरनल मैटर्स. इन देशों के इंटरनल मैटर्स के साथ में ये लोग इंटरफियर करने लगे. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. So this big imperial powers, what they were trying to do is, वो दूसरे इंपीरियल पावर का प्रभाव कम करना चाहते थे और अपना कंट्रोल वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे थे. और इसके कारण वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली the First World War happened. So this intense rivalry led to many conflicts, many wars. और ये बढ़ते 1914 में इतना बढ़ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी इसी बाल्कन एरिया से हुई, है ना. फ्रेंच फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर was murdered by a Serbian, which led to the start of, this was the starting point of the First World War. सो इसके कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी यहीं से हो गई. सो नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914. सो दिस नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना, साथ ही साथ इंपीरियल पावर्स का उसमें हस्तक्षेप, ये एक बड़े त्रासदी को जन्म दिया 1914 में. बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. लेकिन उसी समय में वहाँ पे एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट पूरे दुनिया में फैल गई, क्योंकि ये जो देश थे, जो कॉलोनीज़ थे इंपीरियल पावर के, दे स्टार्टेड काइंड ऑफ रेवोल्यूशन और काइंड ऑफ स्ट्रगल, kind of movement in which they wanted their own freedom. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial dominations. तो इसी समय में जो दुनिया के और भी विभिन्न देश थे जो कि कॉलोनीज़ बन चुके थे इन इंपीरियल पावर के, इन्होंने भी अपना संघर्ष स्टार्ट किया. They wanted their own independence from these imperial powers. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist. जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट था जो सब जगह जो पैदा हुआ, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट था. हमारे देश में भी एंटी इम्पीरियल मूवमेंट जो था वो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, यानी हम राष्ट्रवादी संघर्ष कर रहे थे.
and were inspired by the sense of collective national identity, national unity, forged in confrontation with imperialism. और इनमें ये जो स्ट्रगल में ये भावना सबसे इम्पोर्टेंट थी वो नेशनल यूनिटी की थी, यानी राष्ट्रीय एकता की भावना थी। और फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन, ये राष्ट्रीय एकता की भावना इसलिए आई क्योंकि हम सबका कॉमन एनिमी था वो इम्पीरियल पावर, सारे रीजन का वो कॉमन एनिमी इम्पीरियल पावर था। दैट्स वाई वी बिकेम यूनाइटेड एज अ नेशन। सो यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वेयर नो वेयर रेप्लिकेटेड। तो जो यूरोपियन आइडिया नेशनलिज्म का था वो और कहीं पे भी उसको फिर से रेप्लिकेट यानी पुनरावृत्ति नहीं हुई। सबके पास में अपने अलग रीजंस थे नेशनलिज्म के, अलग भावनाएं थी और सब जगह अलग तरीके से नेशनल जो मूवमेंट चालू हुआ वो अलग था। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तरीका सबका अलग था, लेकिन जो सोच थी, जो आइडिया था कि हमारे समाज एकजुट होके एक राष्ट्र का निर्माण करे, ये सब जगह माना गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। एंड दैट इज़ हाउ आवर वर्ल्ड टुडे इज़ मोस्टली नेशन स्टेट रादर देन imperial power. So this was all about this chapter. I hope in these many parts I tried to make you understand the basic essence of this chapter. I will also give you the notes, NCERT notes and the extra questions. So please write the NCERT questions in your copy and submit it to me by Thursday. Thank you.